फिर से आप लोग का स्वागत करा जाता है हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग टू सक्सेस में, है ना। पिछले क्लास में हमने देखा था कि आपको डीके सर से है ना इंट्रोड्यूस करा गया था और उन्होंने मैथ के बेसिक चीज़ों को आपको बताया था, समझाया था कि कैलकुलेशन कैसे होता है, स्क्वायरिंग कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ना। तो बेसिकली रूप से आपका कैलकुलेशन को जो बेसिक चीज़ें हैं है ना, मूलभूत जो चीज़ें आधार है उसको समझाया गया था, ठीक है। और जो मैथ की जो क्लासेज आपकी होगी वो 26 अगस्त से आपकी कंटिन्यू करा दी जाएगी, है ना। उसके साथ साथ कोशिश हमारी ये भी रहेगी दिन के बीच में एक क्लास आया जाए और जीएस के जैसे वैसे चलते रहेंगे, है ना। तो आपको जो डीके सर है फिर से आपको मुलाकात करेंगे 26 अगस्त को, उम्मीद करते हैं, है ना। और 26 आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज का जो क्लास का मुख्य एजेंडा हम लोग का है, जो विषय पे आज चर्चा हम करेंगे, मुख्य एजेंडा जो आज हम लोग का है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यानी भारतीय संविधान। यानी आज हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर हम समझ विकसित करेंगे ताकि आगे जो क्लासेस होंगी कंटिन्यू उसको हम अच्छे से समझ पाए, है ना। चीज़ों को अगर मानिए अचानक आपको आ गया कि दर्शन क्या होता है, संविधान में आ गया भाई राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है ना, राज्य केंद्र संबंध क्या होता है, ठीक है। संविधान में अध्याय क्या है, अध्याय किसको कहते हैं, भाग किसको कहते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, परंतु उपरंतु जिसको क्लॉज सब क्लॉज कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम अपना डेवलप करेंगे, है ना, अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में, है ना। इसमें क्या है, कैसे इसको पढ़ेंगे, है ना, इन सब चीज़ों को आज हम बेहतर तरीके से, व्यापक तरीके से, है ना, कम्प्रिहेंसिव तरीके से, है ना, देखेंगे, है ना, कम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यार संविधान की जो बात की जाती है ना, संविधान इसका परिभाषा क्या है, संविधान होता क्या है। सबसे पहले अगर आप संविधान की पुस्तक उठाओगे तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये राइज होगा कि यार संविधान होता क्या है, किस चीज का नाम संविधान है कि नहीं। तो याद रखिए संविधान किसी भी देश का हो, हर देश का संविधान होता है, भारत, यूएसए, नेपाल, है ना, चाइना, सब, म्यांमार, जितने देश है लगभग 195 200 तक देश है टोटल, उन सभी देशों का कुछ अपना संविधान होता है ना। कुछ लिखित होते हैं, कुछ अलिखित होते हैं। जैसे यूएसए का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, यूएसए का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है ना। उसी तरीके से हम लोग का देश का अगर भारत की संविधान है तो बात करें भारतीय संविधान की, तो ये संविधान कैसी है, ये लिखित है। कैसी है, लिखित है। और विश्व के बहुत विशाल, मतलब जितने संविधान अलग अलग देशों के हैं उसमें से एक विशालतम संविधान जो है हमारे देश का है। बहुत इसमें क्लॉज, सब क्लॉज, चैप्टर्स, है ना, अध्याय, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें दी, बहुत व्यापक तरीके से हमारे संविधान की रचना की गई है। यहाँ पे लगभग 30-35 देशों से अच्छी जो चीजें हैं जो संविधान में होनी चाहिए उनको छान कर, खंगाल कर हमारे संविधान में रखा गया है, जो हमारे संविधान के निर्माण करता उन्होंने रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया कि संविधान का परिभाषा क्या है, तो सिंपल समझेंगे कि संविधान जो होता है किसी भी देश के प्रशासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो प्रावधान दिए होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, ये सब किस में होते हैं, ये होते हैं आपके संविधान में। अगर एक लाइन में कहें संविधान का मतलब तो कहेंगे कि किसी देश के शासन को चलाने के लिए प्रावधानों का संग्रह होता है। क्या होता है, संग्रह। यानी किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन तत्वों को, जिन प्रावधानों को, जिन व्यवस्थाओं की जरूरत होती है वो संविधान में क्या होते हैं, संकलित होते हैं, संविधान में संग्रहित होते हैं, ठीक है ना। यानी बेसिकली किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान होना आवश्यक है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो, ठीक है ना। विदाउट संविधान का किसी भी देश को चलाना बहुत मुमकिन नहीं है, मतलब नहीं चलाया जा सकता है। अभी के समय में आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान में आप देख रहे हो मुद्दे चल रहे हैं ना, कि तालिबानों ने अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से 80 से 85% जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है उस पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया। जो हमारे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, गनी थे, वो भी वहाँ से
भाग गए हुए हैं अफगानिस्तान से, है ना, पलायन कर चुके हैं, तो मुख्य रूप से देखेंगे वहां पर भी उस देश में अगर एक शासन व्यवस्था स्थापित होता है अफगानिस्तान में, चाहे वो तालिबान को हो चाहे कोई अलग लोगों के द्वारा स्थापित हो, तो वहां भी एक संविधान की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जो अभी तक वहां जो संविधान अफगानिस्तान में चल रहा है वो 2004 के अनुसार चल रहा है। 2004 में अफगानिस्तान में बहुत बड़ा संविधान बना और खत्म हुआ, फिर बना फिर खत्म हुआ, लेकिन लेटेस्ट अभी जो सबसे आखिर अंतिम में जो संविधान अफगानिस्तान में बना था वो 2004 के तहत बना था, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब ये समझ में आएगी हमें आनी चाहिए कि किसी भी देश को चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, एक नियमता चलाने के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान का मतलब सिर्फ इस मायने में नहीं है कि किसी देश को चलाने के लिए प्रावधान है, बल्कि और भी संविधान का मतलब होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान का मतलब ये भी होता है कि संविधान अपने आप में शक्तियों का बंटवारा करता है। शक्तियों का क्या करता है? बंटवारा। अर्थात ये क्या होता है? शक्तियों का मानचित्र होता है। शक्तियों का मानचित्र, यानी संविधान में ये व्यापक तरीके से लिखित होती है, व्याख्यान की हुई होती है कि भाई अगर राष्ट्रपति पद अगर किसी को दिया जा रहा है तो उनके क्या अधिकार होंगे, उनकी शक्तियां क्या होगी। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो उनकी शक्तियां प्रधान क्या होंगे। अगर एक राज्य के आज गवर्नर है तो उनकी शक्तियां क्या होगी। मतलब कुल मिलाकर एमपी की शक्ति क्या होगी, एमएलए की, मतलब सभी पदों के शक्तियों का निर्धारण संविधान में किया गया है कि उनकी बाध्यताएं, सीमाएं और उनकी शक्तियों का अधिकार क्षेत्र क्या क्या रहे होंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संविधान जो है वो शक्तियों का मानचित्र भी कहा जा सकता है। शक्तियों का बंटवारा किया गया, उसमें बताया गया है। इसके अलावा संविधान को एक और रूप से हम देख सकते हैं कि संविधान का मतलब आप समझे हैं कि संविधान क्या है, ये कुछ और नहीं है बल्कि संविधान हमने बताया कि ये क्या है, शासन चलाने के लिए प्रावधान दिए हुए, यानी ये एक सैद्धांतिक रूप है ना। इससे शासन चलता है, मतलब ये शासन कैसे चलानी चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये बताता है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो संविधान क्या है, ये शासन व्यवस्था की सैद्धांतिक आधार या स्वरूप है। ठीक है, क्या है? शासन व्यवस्था की सैद्धांतिक आधार है, मतलब सिद्धांत बताया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी से हम छुआछूत की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 70 में जाएगा, 17 क्या बोलेंगे भैया, छुआछूत के विरोध, छुआछूत का निषेध, मतलब अस्पृश्यता की जो बात की जा रही है, उतनी जात पात, वो वहाँ पे उस आर्टिकल में क्या कहा गया, इसका निषेध होना चाहिए, इसके लिए सरकार क्या होगी, कानून बनाएगी। यानी संविधान जो है ये सैद्धांतिक रूप है, लेकिन इसके अनुसार जो कानून बनाया जाता है प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, कि अगर छुआछूत की भावना कहीं पे है ना, या छुआछूत व्यापक रूप से समाज में, तो उसको खत्म करने के लिए कानून बनाया जाता है। तो वो कानून इस आधार पर बनाया जाता है, किस आधार पे, संविधान के आधार पे, क्योंकि संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए, तो वो अगर नहीं होना है तो उसके लिए कानून सरकार बनाती है, हाँ, हमारी संसद बनाती है ना। तो ये जो बनती है, कहाँ से बनती है, ये संविधान के अनुसार बनती है। इसलिए संविधान क्या है, ये जो है सैद्धांतिक आधार या स्वरूप है शासन व्यवस्था का, है ना। अब इसके तहत जैसे एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, कि संविधान और शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था में क्या अंतर है, थोड़ा समझते। देखिए, मान लीजिए संविधान में आपने देखा होगा आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके साथ कोई भी जातिवाद लेकर या ऊंच नीच की दृष्टिकोण से अगर आपको नीचा दिखा है या आपके साथ मतभेद कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये अधिकार है, क्या है, कि उसका निषेध करा जाए। सरकार कानून बना के कर सकता है, आपको मौलिक अधिकार है कि आप जा सकते हो, है ना, अपने न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हो कि भाई ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसी चीज को आज से बहुत पहले 1955, कब, 1955 में एक कानून बनाया गया था, है ना। ये जो 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता से, है ना, अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत, है ना। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कोई नीच है, कोई डोम है, कोई चमार है, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना है, सभी इंसान समान है, ये संविधान कहता है, ये सही है। तो इसी के लिए आगे चलकर 1955 में एक कानून बना, ठीक है, संसद ने क्या हुआ, एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण कानून, अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया। इसके तहत क्या हुआ कि अगर किसी ने भी जाति भेद या छुआछूत के नाम पे किसी के साथ मतभेद करा, उस पर अत्याचार करा, है ना, तो उसको क्या किया जाएगा,
दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दंड। ठीक है ना। अब ये दंड क्या होगा, कितना होगा? ये दंड कारावास के रूप में होगा, या फिर क्या उसको बोलते हैं फी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ वित्तीय दंड होगा। वित्तीय दंड होता है ना, मतलब कुछ क्या होते हैं, कुछ जो कानून को होता है कि दंड दिया है, तो दंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आपको कारावास या फिर शारीरिक दंड दी जाएगी, है ना, या फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है कि वित्तीय दंड, है ना, जैसे पैसे उसे के लिए जो आपको वहां पे देने पड़ेंगे वित्तीय दंड के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ध्यान से समझिए। तो ये जो आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये बताता है, व्यवस्था करता है कि क्या अस्पृश्यता निषेध होना चाहिए, मतलब अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए भारतीय समाज में, है कि नहीं। लेकिन इसके लिए प्रावधान कौन बनाया? 1955 में संसद ने बनाया। ठीक है ना, क्या प्रावधान बनाया? एक नियम बनाया, अस्पृश्यता निवारण कानून 1955। ठीक है ना, इस कानून के तहत अगर कोई भी अस्पृश्यता को लेकर छोटी जात बड़ी जात उच्च नीच करके अगर किसी के साथ व्यवहार करता है तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है ना। अब ये प्रावधान क्या है, कैसे है, कितनी सजा दी जाएगी, उसको कारावास से वित्तीय दंड होगा, 6 महीने की सजा दी जाती है, 3 महीने की सजा दी जाती है ना, कुछ उनको वित्तीय दंड भी दी जाती है। तो ये सब प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये क्या हुआ, ये हमारा संविधान हुआ। ठीक है, आर्टिकल 17। लेकिन ये जो इसका क्या हुआ, इसको इस चीज को निवारण के लिए, अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो प्रावधान की, जो व्यवस्था की गई कानून के रूप में, ये क्या हुआ, ये हुआ राज व्यवस्था। ये क्या हुआ, राज व्यवस्था। यानी अगर हम समझे सिंपल, तो जो संविधान है वो सैद्धांतिक रूप है, शासन व्यवस्था का सैद्धांतिक रूप है। लेकिन जो ये कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, ये उसका व्यवहारिक रूप है। क्या हुआ, यानी जो राज व्यवस्था है ये व्यवहारिक रूप हो गया। क्या हो गया, व्यवहारिक स्वरूप हो गया। ठीक है, क्या हुआ, व्यवहारिक स्वरूप, मतलब जो संविधान के आधार पर, ठीक है, जो संसद द्वारा या सरकार द्वारा जो कानून बनाई जाती है ना, उस सैद्धांतिक रूप को व्यवहारिक रूप में धरातल पे भारतीय समाज के पृष्ठभूमि पे लाई जाती है ना, वो चीज क्या कहलाता है, वो कहलाता है राज व्यवस्था। क्या कहलाता है, राज व्यवस्था। मान लीजिए कि संविधान में जैसे एक हमने आर्टिकल आपको बताया 17, मान लीजिए एक और आर्टिकल हम लोग ले लेते हैं, है ना, आर्टिकल 18 में क्या दिया हुआ आर्टिकल में, रिमूवल ऑफ टाइटल, मतलब पदों का निषेध, मतलब हटा देना, पदों को हटाना। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा पद, जैसे देखिए यहाँ पे अपवाद है, दो पद। पहला पद क्या अपवाद है, शैक्षणिक, मतलब अगर आप शिक्षक से संबंधित कोई पद धारण करते हो, मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट, है ना, ये सब पद पे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो पद आप रख सकते हो। दूसरा सैनिक पद, सैन्य पद, ठीक है, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, गवर्नर जनरल, है ना, ये सब पद आप रख सकते हो। मतलब मुख्य रूप से जो शैक्षणिक पद है और सैन्य पद है वो इस आर्टिकल के अपवाद है 18, वो आप रख सकते हो। लेकिन बाकी जो पद है, राय बहादुर, ये वो सरदार, है ना, ये सब पद आप नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से मतभेद को, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, मतलब एक लोग को दूसरे लोग को अलग करने की भावना को पैदा करता है, इसलिए हम इस तरह का पद नहीं रखते हैं। तो हमारे इस पद को लागू करने के लिए इस आर्टिकल 18 को लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा राज व्यवस्था। क्या कहलाएगा, राज व्यवस्था। ठीक है, यानी सिंपल अगर एक लाइन में हम कहें तो संविधान क्या है, ये शासन का सैद्धांतिक रूप है, जबकि राज व्यवस्था इस सैद्धांतिक रूप को सामाजिक स्तर पे, है ना, भारत के स्तर पे, भारत के धरातल पर साकारित करने में जो किया जाता है, काम किया जाता है, वो बोलता है राज व्यवस्था। यानी राज व्यवस्था में क्या है मतलब, तो राज व्यवस्था का मतलब होता है ये क्या हुआ, व्यवहारिक स्वरूप है, किसका, शासन व्यवस्था का। और संविधान क्या है, ये सैद्धांतिक आधार या स्वरूप है शासन व्यवस्था का। यानी ये बताता है संविधान कि ऐसा आप करो, और संसद उस तरह का नियम बनाता है, तो ये राज व्यवस्था में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या नहीं है, क्या संबंध है, हमने देखा 2-3 आर्टिकल के तहत, है ना, आर्टिकल 18। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते तो हमें देखेंगे कि जो ये संविधान है, जैसे हमने आपको बोला कि हमारा संविधान बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है ना, इसको बोलते हैं संविधान का निर्वचन। क्या बोलते हैं, संविधान का निर्वचन। तो दूसरा टॉपिक देखेंगे हम, संविधान का निर्वचन। ठीक है, तो जिनको जो थोड़ा सा देखना है, समझ विकसित करनी है, तो देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी करना है,
तो देख लीजिए, ठीक है। फिर हम अभी स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, संविधान का नियोजन, यानी संविधान में क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या चीजें उसमें उसको संविधान को विशाल किन किन चीजों के संग्रह के कारण कहा जाता है, उस चीज को हम व्यापक तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है स्क्रीनशॉट के लिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, है ना। तो हमने देखा अभी तक कि संविधान क्या है, उसका अर्थ क्या है, किस तरीके से उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, और इसके साथ हमने ये भी अपनी समझ विकसित करा कि संविधान का संबंध जो है वो राज्य व्यवस्था से किस प्रकार है, किस प्रकार राज्य व्यवस्था जो है वो संविधान के अर्थ को अपने वास्तविक रूप में इस समाज, इस भारतीय पृष्ठभूमि पे, धरातल पे साकारित करता है, किस तरह संविधान के सैद्धांतिक स्वरूप को संसद और सरकार, है ना, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे किस तरीके से, है ना, लागू करते हैं राज्य व्यवस्था के रूप में, एक व्यवहारिक रूप किस तरह संविधान को लाया जाता है ना, नियमों के द्वारा, कानूनों के द्वारा, ये हम अभी तक देखें। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान का नियोजन, यानी संविधान को जो कहा गया, हमने जब कहा, या जो बड़े बड़े राज्य व्यवस्था, जो राज्य विद्वान है उनका कहना है, संविधान नेता जो है उनका कहना है कि जो भारत है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत विशाल है अपने स्वरूप में, अपने गुण में, है ना। तो यार किन, हम कहेंगे विशाल है, चलो ठीक है यार विशाल है, लेकिन किन आधारों पे कहेंगे विशाल है, क्या क्या है उसमें जो उसकी विशालता को व्यापक रूप देती है, उसके विशाल स्वरूप को प्रदर्शित करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि संविधान का नियोजन, यानी संविधान का जो डिस्क्रिप्शन है, वो संविधान में क्या क्या चीजें हैं जो उसको विशाल बनाती है, हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो संविधान का नियोजन, संविधान का नियोजन, है ना, या फिर अगर सिंपल कहें तो संविधान की विशालता पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे थोड़े से, है ना। संविधान की विशालता, है ना, संविधान की विशालता हम देखेंगे, जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान की विशेषताओं, ठीक है ना, संविधान में ऐसा क्या है जो हमारे भारतीय संविधान को अनोखा, अद्भुत, अनुपम बनाता है, ठीक है ना। तो उसी में एक उसका गुण है संविधान की विशालता, है ना। हमारा संविधान जो भारतीय संविधान है ये अपनी विशालता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है ना, कि बहुत विशाल है। तो देखिए संविधान की विशालता में हम देखेंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे कि कैसे विशाल है, ठीक है। तो देखिए इसमें भाग होते हैं, अध्याय होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, परंतु होते हैं, उप परंतु होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है संविधान में भाई, भाग, भाग को क्या बोलते हैं, पार्ट, क्या बोलते हैं, पार्ट, ठीक है ना। अध्याय का मतलब क्या है, चैप्टर, है ना, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, संविधान में हम देखेंगे। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है भाई, आर्टिकल्स, है ना। हम कोशिश करते हैं कि क्लास को बाइलिंगुअल करा जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करा जाए, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी समझ अपनी विकसित कर सके, है ना, हमारे जीएस क्लासेस को लेके। देखिए अनुच्छेद, आर्टिकल, परंतु, क्लॉज, और परंतु सब क्लॉज, ठीक है, सब क्लॉज। देखिए यानी संविधान में क्या क्या है, भाग है, अध्याय है, चैप्टर्स, अनुच्छेद है, आर्टिकल्स, परंतु, क्लॉज, उपरंतु, सब क्लॉज। ठीक है, एक चीज आपको दिख रहा होगा कि इसमें नहीं है ना, जो आप संविधान की पुस्तक देखो निकालो तब दिखेगा, तो उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेड्यूल, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेड्यूल, ठीक है ना। जैसे अभी अब जब हम देखेंगे आगे तो देखेंगे कि हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, अलग अलग शेड्यूल अलग अलग चीजों का जिक्र करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 शेड्यूल और भी बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, सारे शेड्यूल को एक लाइन से बताएंगे, फिर हम इसको समझाने के लिए 2 शेड्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 11 में देखिए, 11 का पंचायती राज के बारे में बोला गया है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में शेड्यूल 11 में कहा गया है। शेड्यूल 12 में क्या कहा गया है, नगर पालिका व्यवस्था, नगर पालिका
व्यवस्था के बारे में शेड्यूल 12 कहा गया है। शेड्यूल 1 में भारत और, है ना, सिंपल समझे, संघ और राज्य की बात की गई है, संघ और राज्य की बात की गई शेड्यूल 1 में। तो ऐसे ही हम सब शेड्यूल पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे स्पेशली जब स्टार्ट करेंगे हम क्लास प्रेमल से जब स्टार्ट लेंगे तो हम समझेंगे आसान सब चीज़ों को। तो शेड्यूल भी क्या है, पार्ट ही है संविधान के बीच का, लेकिन उसको जिक्र हम यहाँ नहीं करा जाता, ठीक है, इसलिए हम साइड में उसको आपको बता दिए। ठीक है, देखिए शेड्यूल एक्चुअली होता क्या है। शेड्यूल जो है ये सबका समराइजेशन है। क्या है? समराइजेशन है। कहते हैं जैसे हम मैथ बनाते हैं तो मैथ के हम बचपन में करते थे ना कि सारे फार्मूला अलग अलग दिए हुए हैं, तो क्या करते हैं उस फार्मूला को हम क्या करते हैं एक जगह समराइज कर देते थे, इकट्ठा कर देते थे। तो कुछ ऐसा ही संविधान को जो सारी है यहाँ पे भाग, अध्याय, अनुच्छेद, परंतु, उपरंतु, इन सबको समराइज करके रखा गया। ठीक है ना, कितने 12 शेड्यूल में, कितने 12 शेड्यूल में रखा गया। तो एक एक करके हम जिक्र करेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, देखेंगे। तो देखिए, तो संविधान में जो पहला जो हिस्सा है जिसको भाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाग जो होता है वो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 भाग। भाग का मतलब क्या होता है? मानिए कोई भी पुस्तक हम पढ़ेंगे तो होता है ना, चैप्टर होता है आपका सब चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग खंड में उसको बांटते हैं। तो उसी तरह से संविधान को भी बांटा गया। तो पहला खंड क्या है? भाग है। कितने भागों में बांटा गया संविधान को? हमारे भारतीय संविधान को 22 भागों में। ठीक है, इस भाग के अंदर ही अध्याय होते हैं, है ना, मतलब अध्याय 1, मानिए ये भाग छोटा पड़ गया। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि एक हम टॉपिक ले लिए भारतीय संविधान में कि संघ, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में क्या शक्तियों का बंटवारा होता है, क्या उनके अधिकार होते हैं, इस सब का जिक्र जो है केंद्र और राज्य संबंधी टॉपिक है संविधान का, है ना, भाग में उसमें दिया हुआ। तो ये बहुत व्यापक से हम समझेंगे कि राष्ट्रपति कैसे, राष्ट्रपति शासन लागू, क्या अधिकार है, राज्य विधानसभा का कानून बनाने में क्या अधिकार है, संसद का क्या है, बहुत व्यापक से देखेंगे। और ये बहुत एक विवादित टॉपिक है, जिसमें हमेशा केंद्र और राज्य के विवाद का मुद्दा बना रहता है। ठीक है ना, जैसे मानिए एक नदी बह रही है तो नदी पे किसका अधिकार होगा? मानो दो नदी को भी विवाद हो गया, है ना, तो केंद्र वहाँ पे आएंगे, या केंद्र और राज्य में विवाद है ना। तो इस सब चीज़ को समझेंगे, कुल मिलाकर समझेंगे कि जो केंद्र और राज्य संबंध, मतलब उनकी जो वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति और आपका कार्यपालिकी शक्ति जो है, प्रशासनिक शक्ति है, इन सबों का जिक्र जो है आपका केंद्र राज्य संबंध टॉपिक में कराएंगे। तो ध्यान समझिए, हम भाग और अध्याय को समझने के लिए इस टॉपिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। तो देखिए, ये जो केंद्र राज्य संबंध है, ये इसको 2 भागों में बांटा गया है, भाग 11 और भाग 12। ये इतना व्यापक है, कि इसको 2 भाग में निपटाया गया है। मतलब केंद्र और राज्य संबंध को समझाने के लिए 2 भागों का प्रयोग किया गया। ध्यान समझिएगा। देखिए, तो 2 भाग में क्या है, इतना ही नहीं, इस 2 भाग को 2 अध्याय में बांटा गया है। देखिए, अध्याय 1 और अध्याय 2। यानी केंद्र, देखिए ध्यान से, केंद्र राज्य संबंध को समझने के लिए, उसकी सारी व्यापकताओं को समझाने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया। भाग 11 और भाग 12 में केंद्र और राज्य संबंध को रखा गया है। इतना ही नहीं, ये इतना व्यापक है टॉपिक कि भाग 11 को भी 2 भागों में बांटा गया है। अगर एक साथ रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अलग कर दिया गया है। भाग 1 और भाग 2। भाग 11 में अध्याय 1 और अध्याय 2 में बांटा गया। यानी देखिए ध्यान से, भाग में ऐसा कुछ रहेगा जिसको अलग करने की जरूरत रहेगी, तो उसको किसमें बांटा जाता है? अध्याय में। भाग को अगर बांटा जाएगा तो अध्याय में बांटा जाएगा। ठीक है, और ये फिर किसमें बांटा हुआ होता है? अनुच्छेद में, आर्टिकल में। मान लीजिए आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो देखिए 1 से 4 तक जो है ये क्या है? ये बताता है संघ एवं राज्य के बारे में, है ना, संघ और राज्य के बारे में, जितने राज्य उसके बारे में सब शिक्षण देता है 1 से 4। ठीक है ना। 5 से 11 तक क्या है? नगर। 5 से 11 तक नागरिकता की बात करता है। किसी बात करता है? नागरिकता की बात करता है, ध्यान रखिएगा। 5 से 11 क्या है? नागरिकता की बात करेगा। और 1 से 4 क्या है? संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, यानी भारत में जितने राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इन सबके बारे में 1 से 4 तक। उसमें संशोधन होगा, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य में बना दिया जाएगा, 2 राज्यों को जोड़कर 1 राज्य कर दिया जाएगा, उसका क्षेत्र बढ़ाएगा, उसका नाम को बदलाव करा जाएगा राज्य का। ये सारा प्रोसेस किसमें है? 1 से 4 तक अनुच्छेद में है। और बाकी 5 से 11 तक नगर पालिका। फिर आगे चलेंगे, हम देखेंगे 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स, है ना, मतलब हमारे मौलिक अधिकार क्या भाई, हम तुम
हमारे मौलिक अधिकार का मतलब क्या कि अगर वो अधिकार को हमको छेड़ा जाता है, कोई छीनता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ये मेरा अधिकार है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, 12 से 35 हो गए। आगे चलेंगे हम तो 36 से 51 तक, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया डीपीएसपी, है ना। मतलब राज्यों को जो निर्देश दिए जाते हैं, राज्यों को जो निर्देश दिए जाते हैं वो डीपीएसपी कहा जाता है। ये 36 से 51 तक है, ठीक है। और इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो 51A, ठीक है। 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई ठीक है, हमारे अधिकार के बारे में बताया गया है 12 से 15, 12 से 35 तक हमारे अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। तो कोई भी अधिकार जो होता है वो खुद अकेले नहीं आता है, वो जिम्मेदारी के साथ आता है। कहते हैं ना, पावर्स, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अच्छा पावर, जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप एक अच्छे पद पे आसीन हो जाते हो तो सिर्फ आपको पावर नहीं मिलेगी, आपको कुछ दायित्व भी मिलेगा उसके साथ। यानी जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, वो हमेशा आपके साथ क्या हुए, जिम्मेदारियों के साथ आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएंगे, है कि नहीं, ड्यूटीज के साथ आएंगे। तो उसी तरह संविधान में भी 51 आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा है। वैसे ही आगे हम चलेंगे तो सेंट्रल के बारे में आएगा, फिर स्टेट के बारे में आएगा, फिर पंचायती राज के बारे में आएगा, फिर नगर पालिका के बारे में आएगा। ये सब कुछ आएंगे आगे जाकर हम देखेंगे, एक एक पॉइंट हम समझेंगे बहुत बारीकी से, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि संविधान को आर्टिकल में बांटा गया है, ठीक है। क्या गया है, संविधान को आर्टिकल में बांटा गया है। उसी तरीके से देखिए परंतु क्लॉज, परंतु मतलब, अच्छा एक चीज हम थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर गए। देखिए ये तो आर्टिकल हो गया, ये सब। एक और चीज आप लोग समझते होंगे, है ना, उसको बोलते हैं धारा, सेक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्शन, है ना। धारा क्या बोलते हैं, धारा, ठीक है ना। धारा का मतलब क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि ये धारा है। जैसे हम लोग जैसे क्या करते हैं, जैसे कुछ दिन पहले जैसे संविधान में एक प्रावधान था कि आर्टिकल 370, क्या प्रावधान था, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 में क्या था कि संविधान में जम्मू कश्मीर को एक अलग प्रावधान दिया गया था, ठीक है। कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, किसको, जम्मू कश्मीर को। तो ये आर्टिकल कितना था, 70। कुछ लोग इसको क्या बोलते थे, धारा बोलते थे। क्या बोलते थे, धारा बोलते थे। क्या बोलते थे कुछ लोग इसको, धारा, कि नहीं। तो ये ध्यान समझिएगा, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अनुच्छेद और धारा में अंतर है। देखिए क्या अंतर है, अनुच्छेद का जो जिक्र होता है वो संविधान में होता है। किसमें होता है, संविधान में अनुच्छेद का जिक्र होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, संविधान में। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि आर्टिकल 370 है ना, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त व्यवस्था दी गई थी, प्रावधान थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया है, अब उसको केंद्र शासित राज्य में बदल दिया गया है, ठीक है। तो अब ये प्रावधान नहीं है, ठीक है। देखिए इसका प्रावधान का बस एक ही क्लॉज यहाँ पे है, क्लॉज 1। मतलब इसमें बस इतने कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर होगा वो भारत का अभिन्न अंग होगा, ये बात यहाँ पे जिक्र की गई बस। देखिए तो ये हो गया क्या, आर्टिकल 370। और कुछ मान लीजिए आर्टिकल 32, इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो ये सब क्या आर्टिकल में, जैसे मैंने समझाया था। अब देखिए ध्यान से, अब दूसरा आता है धारा। धारा का मतलब क्या होता है, ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है। तो देखिए धारा का बेसिकली प्रयोग संसद में किया जाता है। क्या किया जाता है, संसद में। किस लिए, कानून बनाने में। जब संसद में कानून बनाया जाता है तो उस समय धारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, है ना, एक धारा होती है 302। क्या होती है, 302, आईपीसी 302 धारा, ठीक है ना। संसद जब कोई कानून बनेगा तो उसमें धारा का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल्स नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। 102 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि आपको मर्डर, मतलब अगर आप हत्या कोई किसी का करता है तो हत्या के लिए सजा का प्रावधान, हत्या के लिए सजा का प्रावधान, यानी कोई अगर किसी का हत्या करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान क्या होगा, ये आर्टिकल 302 में कही गई है ना। सॉरी, आर्टिकल 302 नहीं, है ना, धारा 302 में कही गई है। किसमें कही गई है, धारा 302 में कही गई है ना। धारा का मतलब क्या होता है और आपका अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले, है ना। तो देखिए ये हम आपको समझाएंगे। अब देखिए दो टॉपिक यहाँ बचा हुआ है, परंतु का उपरंतु, क्लॉज और सब क्लॉज। तो देखिए क्लॉज सब क्लॉज क्या होता है, मान लीजिए हमने एक आर्टिकल के बारे में पढ़ा, या आगे पढ़ेंगे या दूसरे को पढ़ा भी होगा, 39A B C D E F। तो अभी जो हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक संविधान में डीपीएसपी है। क्या है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्यों को निर्देशक तत्व तो दिए गए हैं संविधान में। जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि भविष्य में ये सब चीजों को देखकर संविधान को और व्यापक रूप में व्यवस्थित करके भारतीय मतलब भारतीय व्यवस्था में लागू करके क्या होगा, भारत को और महान बनाया जा सकता है। तो जो संविधान करता है वो जानते थे इन सब चीजों को, इसको डायरेक्शन दे करके राज्यों के लिए कि और उनको अपने नियम जब बनाएंगे तो उन सब वे सब इन आर्टिकलों का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल है आपका, इसी के बीच में आर्टिकल 40, इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 40 में कहा गया कि पंचायती राज को सशक्तिकरण करना है, यानी पंचायत की व्यवस्था करना है। क्या करना है, पंचायत की व्यवस्था करना है ना, पंचायती राज व्यवस्था। तो वही आगे चल क्या हुआ आपको पता होगा, 73 संविधान अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 जो संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संशोधन अधिनियम पारित हुआ था संसद के द्वारा। इस पर क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। किसके सामने की गई, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये जो राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन संसद द्वारा करा गया, ये पंचायती राज का स्थापना किया गया, किसके आधार पर किया गया, आर्टिकल 44 के आधार पे, ठीक है ना। किसके आधार पे, आर्टिकल 40 के आधार पे। तो ध्यान से देखिए, यानी जो नियम बनाया संसद ने, ये इस डीपीएसपी के आधार पे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना करा, ठीक है ना। तो डीपीएसपी का मतलब समझिएगा कि डीपीएसपी जो है वो राज्यों को दिए हुए निर्देश है कि अपने कानून में इन सब आर्टिकल को आधार बनाकर नियम बनाए, ठीक है ना, ताकि लोगों का ज्यादा कल्याण हो सके। राज्य को कल्याणात्मक व्यवस्था में डालना है ना, राज्य का कल्याण की दृष्टिकोण से व्यवस्थित करना, ये डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य होता है। यही आपके संविधान के निर्माताओं की सोच थी। देखिए तो यहाँ पे जो हमने बोला क्लॉज, तो क्लॉज देखिए 39 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज डी, क्लॉज एफ, ये सब क्या है, ये डीपीएसपी के ही क्लॉज है, ठीक है ना। देखिए 39 क्लॉज ए, यानी हमेशा याद रखिएगा क्लॉज जो होंगे वो ब्रैकेट्स में होंगे। किसमें होंगे, क्लॉज ब्रैकेट्स में होते हैं। किसमें होते हैं, ब्रैकेट्स में होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब बोलिएगा सब क्लॉज क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, एक आर्टिकल की जिक्र और हम कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल 19 में देखिए 1A, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, है ना। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया प्रेस, प्रेस जानते हैं ना, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस तरह से देखिए ये हो गया उपरंतु, ठीक। तो इस तरीके से हमने जो देखा अभी तक, क्या देखा कि संविधान को जो व्यापक कहा गया, जो विशालतम संविधान कहा गया है भारत को, तो किन आधारों पे, किन संदर्भों में, है ना, किन व्यवस्थाओं में कहा गया है, क्योंकि भारत को देखिए इतने व्यापक रूप में बांटा गया है, भारत के संविधान को इतने व्यापक रूप में बांटा गया, उसको सब क्लॉज में, चैप्टर्स में, पार्ट्स में, आर्टिकल्स में, शेड्यूल्स में बांटा गया है। इसीलिए भारत के संविधान को हम कह सकते हैं कि विशाल है। इसलिए आज अगर कोई क्वेश्चन आपसे करेगा तो बेहतर तरीके से जवाब देने की कंडीशन में, अवस्था में रहोगे कि भारत अगर विशाल है तो क्यों है, ये आप बता सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो हमने दूसरा टॉपिक समझा है ना, थोड़ी समझ विकसित की संविधान के कि उसको विशालतम क्यों, किन अर्थों में कहा जाता है विशाल, है ना। अब जो तीसरा टॉपिक हम समझेंगे, इसमें हम ये समझेंगे कि जो इसमें एक शब्द आता है दर्शन, क्या आता है, दर्शन, कि जो दर्शन जो शब्द है संविधान के, देखिए हर चीज, दर्शन का मतलब क्या होता है, देखने का नजरिया, किस चीज को हम कैसे देखते हैं उसको दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी, है ना। तो ये चीज हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो उसे देखने के पहले आप लोग थोड़ा सा इसको अपना फ्लो चार्ट, मैप चार्ट बना लीजिए, जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट का, फिर अगला टॉपिक हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो अभी तक हमने देखा है ना, 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करा है संविधान के बारे में, कि पहला जो है आपका संविधान होता क्या है, संविधान का तात्पर्य, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। दूसरा हमने देखा कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या समानता है, ये किस तरह एक दूसरे के पूरक है, ये हमने देखा संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। फिर हमने देखा कि संविधान को जो विशाल कहा जाता है, संविधान का विशालतम स्वरूप, है ना, विशालतम स्वरूप, कि
संविधान को जो विशाल कहा गया है, किन अर्थों में कहा गया है, किन अभिप्रायों के आधार पे, किन प्रावधानों के आधार पर हम संविधान को विशाल कह सकते हैं, हमने उसको देखा, चर्चा किया है ना, समझ की। अब जो आता है टॉपिक वो बेसिकली आता है कि अगला जो टॉपिक को दर्शन देखेंगे, है ना, दर्शन, ठीक है ना, कि संविधान में क्या दर्शन है कि नहीं। फिर हम देखेंगे एक और टॉपिक, सरकार का गठन, सरकार का गठन। ये जो गठन देखेंगे दो स्तर पे देखेंगे हम लोग, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो कैसा है, वो दो सदनीय है। कैसा है, क्या है, दो सदनीय, दो सदनीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसा है, दो सदनीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, देखिए, और लास्ट में हम देखेंगे एक टॉपिक है छोटा सा, विविध, ठीक है, जिसको हमने कुछ टॉपिक्स है संविधान जिसको हम विविध में रखे हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 हो चुका है हमारा आज का, और ये 3 बाकी है। ठीक है, तो देखिए दर्शन पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए दर्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। दर्शन, दर्शन क्या है, ठीक है ना। दर्शन जो है एक शब्द है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फिलोसफी। क्या बोलते हैं, फिलोसोफी। ठीक है, देखो दो शब्द से बना हुआ दर्शन, फिलो और सोफी, फिलो और सोफी, फिलो और सोफी, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है देखने का प्रेमी, देखने का प्रेमी, यानी इसको कह सकते हैं देखने का नजरिया, देखने का नजरिया, ठीक है, यानी किस चीज को हम कैसे देखते हैं, है ना, ये चीज कहलाता है फिलोसफी, दर्शन। ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे कि संविधान में, है ना, कहाँ पे, संविधान में कुछ दर्शन की बात की गई है ना, कुछ दर्शन की बात है। दर्शन का मतलब समझिएगा, अर्थों में और भी है कि मूल भाव, किसी चीज के अंदर जो मूल भाव होता है, ठीक है ना, उसको दर्शन, उस चीज को हम कैसे देखते हैं, देखने का तरीका, नजरिया, सोच, उसको दर्शन बोलते हैं। तो हर चीज की एक अपनी सोच होती है। जब संविधान का निर्माण किए हैं निर्माणकर्ताओं ने, है ना, भीमराव अम्बेडकर जी, सारे लोगों ने, तो उनमें आप देखोगे कि उनकी दर्शन क्या है। तो देखिए ये जो संविधान में दर्शन है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। क्या क्या, एक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसका दूसरा है डीपीएसपी, और एक और भी जिसकी जिक्र की जाती है उसको बोलते हैं प्रियम्बल, प्रियम्बल, ठीक है। ये मुख्य रूप से कुछ जो आपके संविधान देता है वो चौथे पार्ट को भी इन्वॉल्व कर देता है इसमें, जो है डायरेक्टिव, फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कुल मुख्य रूप से देखेंगे कि संविधान के दर्शन को 4 भागों में वर्गीकृत करा जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य को जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि उन तत्वों का यूज करके वो राज्य को कल्याणात्मक व्यवस्था में ढालेंगे, है ना, इसलिए ये जो डीपीएसपी है ये। और चौथा है प्रियम्बल। इन चारों को संविधान का दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए बेसिकली जो संविधान है ये इन पे टिका हुआ है, ठीक है ना। देखिए अगर आप मतलब हम आपको विस्तार से प्रियम्बल पढ़ाएंगे अगली क्लास में, आने वाली क्लास में, इस क्लास में, तो हम देखेंगे प्रियम्बल जो है ये इसको प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। आप पढ़े होंगे, कोई बुक आप पढ़ते हो ना, बुक तो पहले पहला पन्ना में एक प्रस्तावना लिखा होता है कि बुक में क्या है क्या नहीं है ना, एक नजरिया, एक सोच, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, दर्शन का सोच। इसमें ये बताया गया है कि आप जब पढ़ोगे कि हमारा जो सरकार व्यवस्था हो, हमारे जो देश की जो प्रशासन व्यवस्था हो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसा स्वरूप में शासन व्यवस्था होगा। इसे अगर आप पढ़ोगे संविधान में आपका प्रस्तावना तो लिखा होता है, ऐसे स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, उसका 5 शब्द आता है। क्या क्या शब्द आता है, देखिए ध्यान से, क्या क्या शब्द आता है। पहला आता है, देखिए संपन्न प्रभुता,
है ना। 1 नंबर समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, ठीक है। तो समाजवाद थर्ड में है। पहले आपका क्या है यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष है, इसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष, मतलब क्रम से हम सजा दे रहे हैं, है ना। उसके बाद समाजवाद, समाजवाद, उसके बाद सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य, रिपब्लिक। देखिए प्रभुता मतलब भारत का जो अधिकार होगा, भारत की जो शासन व्यवस्था होगी वो खुद भारत ही करेगा, बाहर का कोई क्षेत्र या कोई शक्ति नहीं करेगी। इसको सोवरेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोवरेन। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, मतलब भारत सरकार का जो कोई एक अपना धर्म नहीं होगा, है ना, कोई अपना खास धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्म को समान नजरिए से देखेंगे, है ना। ये हो गया है पंथ निरपेक्ष। इसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। आता है तीसरा समाजवाद, सोशलिस्ट, मतलब भारत का जो व्यवस्था होगा, भारत सेकुलर होगा, मतलब समाजवाद होगा। इसका मतलब जो गरीब तबके के जो लोग होंगे, देखिए विभिन्नताएं तो हर जगह होती है, हर देश में होती है, लेकिन सरकार ये कोशिश करेगी जो गरीब तबके में जो संवेदनशील है, चाहे वो गरीब कोई वर्ग हो, चाहे SC ST हो, चाहे गरीब वर्ग हो, संवेदनशील महिला वर्ग हो, या बच्चे हो, या जो बुजुर्ग हो, सबको ये अधिकार मिले कि उनके पास क्या हुआ कि उनको हर व्यवस्थाएं कराई जाए, है ना। मतलब जो सरकार नीतियां चलाई रही है, जो योजनाएं चला रही है, उसका लाभ उन गरीब तबकों तक पहुंचे, है ना, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित दायरे में सीमित ना रहे। इसको समाजवाद कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा भारत को क्या है, समाजवाद देश है। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे लोकतांत्रिक है, यहाँ पे जो चुने जाएंगे, भारत का जो सरकार बनाएंगे, गठन होगी सरकार का भारत में, जो शासन व्यवस्था चलाएंगे वो हम लोग के द्वारा चुने जाएंगे। लोकतांत्रिक है ना, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, है ना। इसका मतलब हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है। गणराज्य मतलब जो भारत के जो प्रधान होंगे, जो मुखिया होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो वंशानुगत नहीं होंगे, है ना, मतलब वो भी चुने जाएंगे, ठीक है। वो भी कोई अगर मान लीजिए कोई एक राष्ट्रपति है, मान लीजिए आज हमारे देश के, और इसका अभी राष्ट्रपति कौन है भाई, तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, कोविंद जी है, ठीक है। तो अभी है, तो ऐसा नहीं कि वो चले गए तो उनके बेटी आकर राष्ट्रपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब ये क्या है, गणराज्य है, मतलब गण ही चुनेंगे अपने देश के प्रधान को, यानी राष्ट्रपति को, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हमारा जो देश है वो कैसा है, हमारा जो देश है उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, वो है संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यानी देखिए ये क्या है, ये दर्शन है ना, सोच है ना। हमारे जो संविधान जो निर्माता सोचे थे कि हमारा देश ऐसा हो, इसलिए उन्होंने प्रस्तावना में इन सब चीजों को और भी लगता है, एकता करने बहुत सारी चीजें जब हम फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे और देखेंगे विस्तार से। तो ये है, देखिए ध्यान से। उसी प्रकार से DPSP में ये कहा गया है कि किस तरह राज्य कल्याणकारी होगा, राज्य को क्या बनाना है, कल्याणकारी बनाना है। यानी गरीब तबके के लोग या जो असहाय है, जो निर्बल है, उनको भी सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसे सारे कानून बनाने चाहिए जिससे राज्य क्या हुआ, कल्याण, राज्यों का कल्याण हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ये DPSP में कहा गया। ये भी एक सोच है संविधान निर्माताओं की। फंडामेंटल राइट्स क्या कहा गया कि अगर आपको कोई अधिकार छीनी जाती है ना, तो आप डायरेक्टली कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है, ठीक है, बलपूर्वक, है ना, तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 19 में कहा गया है। अगर आपको कानूनी रूप से समान आपको देखा जाएगा, आर्टिकल 14 में कहा गया है। जो सरकारी नियोजना होगी, जॉब्स जो क्रिएट होंगे, उनमें सबको समान बराबर का अधिकार होगा, किसमें कहा गया, आर्टिकल 16 में कहा गया है ना। आर्टिकल 21 में क्या गया है, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको स्वतंत्रता और देह का क्या होगा, अधिकार होगा, ठीक है ना। ये कहा गया 21 में कहा गया। आर्टिकल 21A में कहा गया राइट टू एजुकेशन, है ना, बाद में संशोधन करा गया है। तो ये सब अधिकार है, ये भी एक सोच है जो उस समय के संविधान निर्माताओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि वो भारत को किस नज़र से देखना चाहते थे, भारत भविष्य में कैसा होना चाहिए, ये सोच को दर्शाता है। उसी प्रकार से देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, ये हम आर्टिकल 51A में देखेंगे।
तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए, अधिकार आए साथ में ड्यूटी के साथ है, जिम्मेदारी के साथ है, तभी किसी देश का विकास हो सकता है। ये हमारे निर्माताओं का मानना था, इसलिए उन्होंने क्या करा, अधिकार को जोड़ा गया, बाद में 51A में जोड़ा गया अधिकार को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएससी, प्रीएम्बल, ये सब क्या है, सोच है, जो हमारे निर्माताओं की सोच थी, है ना। भारत को बेहतर, संपन्न, सर्वशक्तिमान, एक व्यवस्थित देश बनाने के लिए जो सोच थी, इसीलिए इन सबको दर्शन कहा गया, संविधान का दर्शन कहा गया, ठीक है ना। और बाकी टेंशन नहीं लेना है, इन सबको और विस्तार से देखेंगे हम, कहाँ से लिया गया, क्या लिया गया, कहाँ से क्या है, एक एक आर्टिकल को बारीकी से हम देखेंगे, एक एक आर्टिकल की हम समझ को समझेंगे, समझ को विकसित करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो अगला टॉपिक हम लोग का आता है वो होता है सरकार का गठन, ठीक है। तो देखिए सरकार का गठन देखते हैं, देख लीजिए। देखिए कोई दिक्कत हो तो आप लोग आराम से यहाँ पे कमेंट हमें कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है ना, बताएंगे। वो भी दिक्कत हो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ हो सके जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको दिक्कत है, पैसे की दिक्कत के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, या मान लीजिए कि जिनको अभी कोरोना टाइम में काफ़ी कोचिंग नहीं खुली है लेकिन एग्जाम्स अपने समय पे हो रहे हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए, अगर जो लोग नहीं कर पा रहे उनकी हेल्प के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, है ना, ताकि उन तक ये नोटिस पहुंच सके, है ना, और ये इसका लाभ वो उठा सके। तो देखिए अब हम चलते हैं सरकार का गठन। ध्यान देखिए, भारतीय सरकार का गठन, भारतीय सरकार का गठन, तो ये बहुत व्यापक, अपने आप में बहुत व्यापक है भारतीय सरकार का गठन। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, देखिए ध्यान से। एक होता है विधायिका, 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 ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं जुडिशियरी, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। यानी भारतीय सरकार का गठन 3 अंगों से मिलकर बना है, विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जुडिशियरी, है ना। यानी भारत का जो लोकतंत्र है, भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतांत्रिक देश है। तो भारत का जो लोकतंत्र है उसके 3 पिलर है। कितने पिलर है मुख्य रूप से, मुख्यतः कितने, 3 है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। चौथा पिलर आज के मॉडर्न आधुनिक काल में एक चौथा पिलर भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं मीडिया, सोशल मीडिया। क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं, या सिंपल समझिए सोशल मीडिया एक टाइप हो गया मीडिया का, तो सिंपल लिखते हैं मीडिया, है ना। तो मीडिया को आज के समय में भारत का लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं भारतीय सरकार का गठन या लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मीडिया का एक अहम रोल है। क्यों, कि मान लीजिए कुछ सरकार गलत नीतियाँ अपना रही है, कुछ गलत चीजें कर रही है, तो मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक कराया जाता है, तो उसके बारे में बताया जाता है ना। तो मीडिया का एक अहम भूमिका है भारत को लोकतांत्रिक बनाने की। आज के समय में अगर कोई एक तानाशाही सरकार का गठन हो जाए तो मीडिया का ये योगदान भूमिका रहती है ना, रोल होता है कि वो उन चीज़ों के बारे में लोगों को समझा, को जागरूक करा जाए। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक, अगर कहीं ना कहीं अगर लोकतांत्रिक से या तानाशाही की तरफ, है ना, या केंद्र तानाशाही की तरफ अगर चले, तानाशाही की तरफ चलने लगे ये शासन व्यवस्था, तो मीडिया को उसको अहम रोल होता है उसको संतुलित करने में। तो इस तरीके से अभी हम कह सकते हैं कि भारतीय सरकार के गठन और भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने में 3 नहीं बल्कि 4 पिलर की आवश्यकता होती है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है, ठीक है ना। तो एक करके देखते हैं। तो देखिए विधायिका का मतलब होता है जो नियम बनाता है, यानी कानून बनाना, यानी विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना, क्या करना, कानून बनाना, देखिए, ठीक है ना। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना, कानून लागू करना, विधायिका का क्या, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कि अगर ये विधायिका और कार्यपालिका में कोई विवाद हो जाए या कोई मतभेद हो जाए, कुछ भी हो जाए सिस्टम में, तो उस सिस्टम को विवाद का निपटारण करना, विवाद का निपटारण करना, ठीक है, निपटारण करना। यानी अगर कोई विवाद हो जाए व्यवस्था में, सिस्टम में, लोकतंत्र में, तो उसी को निपटान कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से,
तो अब देखते हैं पहला विधायिका। ठीक है, तो विधायिका जिसका काम क्या है, देखिए हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विधायिका जो एक अंग है ना, इसको दो स्तरों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, लोकतांत्रिक कैसा है, भारत का लोकतंत्र दो सदनीय है। इसी तरह विधायिका को भी दो स्तर में बांटा गया है, एक केंद्र स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। ठीक है, तो जो केंद्र स्तर पे है उस विधायिका को बोलते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद। संसद को मुख्य दो सदनों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा LS RS, है ना। दूसरा राज्य स्तर को भी दो सदन में बांटा गया है, लेकिन राज्य स्तर के जो विधायिका होता है उसको क्या कहा जाता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल। और इसको भी दो सदन में बांटा गया है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, BS और VP। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो विधायिका को दो स्तरों में बांटा गया है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे जो बांटा गया है विधायिका, जो केंद्र स्तर पे जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं, है ना, जो दिल्ली में है। और इसको दो भागों में बांटा गया, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें अलग अलग संख्या होती है, हम बताएंगे 245 500 ऐसा बताएंगे हम आगे जब एक एक पार्ट को लेके चलेंगे। अभी जस्ट डिस्क्रिप्शन हो रहा है, इंट्रोडक्शन, इसलिए शॉर्टकट थोड़ा दिख रहा है। राज्य स्तर पे जो विधायिका होती है उसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल। ठीक है, जो हर राज्य में होता है ना। उसी तरीके से इसको भी दो भागों में बांटा गया, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है ना, इसमें भी अलग अलग राज्यों के विधानसभा के मेंबर्स अलग होते हैं, MLA अलग होते हैं, MLC अलग अलग संख्या में होते हैं, तो हम देखेंगे अलग से, है ना। MP MLAs MLC हम अच्छे से समझेंगे आगे से। तो ये हुआ विधायिका कुल मिलाकर। ठीक है, दूसरा जो अंग है भारतीय लोकतंत्र का या सरकार का, वो है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। देखिए, तो कार्यपालिका को हम देखते हैं, एक समझ विकसित उनके प्रति भी करते हैं कार्यपालिका के, है ना। देखिए, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को देखिए, कार्यपालिका जो होते हैं मुख्य रूप से कानून को लागू करते हैं, जो विधायिका कानून बनाते हैं उसको कानून को लागू करते हैं। तो ये इस कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो जो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो नौकरशाही होते हैं। कौन होते हैं? नौकरशाह होते हैं। ठीक है, मतलब जो IAS है ना, IPS है ना, जो भी जितने सारे नौकरशाह होते हैं ये आपके क्या होगा, उसका आपका सेक्रेटरीट। ठीक है, IAS IPS सचिव ये सब क्या होते हैं? ये अस्थायी जो होते हैं कार्यपालिका होते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कानून पारित हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर आपके किसी केंद्र संसद के द्वारा, तो उस कानून को कौन डिस्ट्रिक्ट में लागू करेगा? DM करेंगे, तो जो जिले के DM होंगे। तो उसी तरह वो क्या हुआ, एक वो कार्यपालिका हुआ। क्या हुआ? कार्यपालिका हुआ। तो उसी तरीके से मुख्य रूप से जो कार्यपालिका जो स्थायी होते हैं वो मुख्य रूप से ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, जो स्थायी कार्यपालिका होते हैं, जो अपने 65 साल है ना तक यानी अपनी पूरी सेवा देते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कार्यपालिका होता है वो होता है अस्थायी कार्यपालिका। क्या होता है? अस्थायी कार्यपालिका, मतलब वो पूरे जीवन काल के लिए नहीं होते हैं वो कार्यपालिका, वो बस किस लिए होते हैं? 5 साल के लिए होती है। मतलब कौन? जितने लोग जो होते हैं मिनिस्टर MP वो सब क्या होते हैं? वो होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन आएंगे? जो जितने क्या हुए मिनिस्टर हो गए, मतलब नेता है ना, MPs, ये सब जो ETC ये सब जो होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं जी। ठीक है ना, है ना, जो 5 साल तक 5 वर्ष तक अपना होते हैं। ठीक है, ये सभी लोग याद होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो ये कार्यपालिका कॉन्सेप्ट समझ में आया। तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। देखिए, तो न्यायपालिका जो हमारे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो न्यायपालिका व्यवस्था की गई है, ठीक है, देखिए ये क्या है? ये स्वतंत्र अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्वतंत्र, मतलब इसको अलग शक्ति दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये इसका काम क्या है? विवाद को निपटान करना। तो अगर इसको स्वतंत्र नहीं रखेगा
तो ये सिस्टम में जो भी विवाद होंगे कार्यपालिका और विधायिका या समथिंग किसी के बीच, तो उस विवाद को स्वतंत्र निपटारण करने के लिए, स्वतंत्र होना जरूरी है निष्पक्ष निपटारण करने के लिए, इसलिए इसको स्वतंत्र अवस्था दी गई है, स्वतंत्र प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 51 दिए हुए हैं। आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, सॉरी आर्टिकल 51 नहीं है, इसका जो है आपका आर्टिकल 48, 49 अभी पढ़ने में नहीं आ रहा है, बताएंगे। ठीक है, इसके लिए अलग ही प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये एक अलग आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो न्यायपालिका है उसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसका जो आपका जो क्या उसको बोलते हैं अधीनस्थ कोर्ट, जो जितने सारे हो जाते हैं अधीनस्थ न्यायपालिका। ठीक है, ये सारा एक सिस्टम होता है इस तरीके से कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय या जो स्थानीय न्यायालय होते हैं, है ना, वो सभी आते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर उसका देखिए अगला जो बड़ा मीडिया या प्रेस, तो इसकी भूमिका हम आपको बता ही दिए हैं कि भाई अगर मान लीजिए भारत में एक स्वस्थ ठीक है और निष्पक्ष लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने में या उसको बनाए रखने में जो मीडिया या प्रेस की एक अहम भूमिका है, इसलिए आज के आधुनिक समय में ये कहा जाता है कि जो ये मीडिया है ये भारतीय सरकार के गठन या फिर लोकतंत्र को व्यवस्थित रखने में, हमारे भारत ये प्रशासन व्यवस्था में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक अहम रोल पे मीडिया कार्य करता है। इसलिए इसको चौथा पिलर कहा जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो सरकार का गठन या भारत का लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी होती है, किन किन अंगों के आधार पर, किन किन अंगों के द्वारा हमारे देश में सरकार का गठन होता है, किन प्रावधानों के आधार पे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई जाती है ना। तो इसमें हमने देखा अच्छे बेहतर तरीके से कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है मुख्य पिलर होते हैं, पिलर ऑफ द नेशन कह सकते हैं, या पिलर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, ऑफ इंडिया कंट्री, है ना। और ये देखिए कि चौथा पिलर के रूप में आज के समय आधुनिक काल में मीडिया को भी समझा जा रहा है। तो ये हमने आज इसे एक समझ विकसित की अभी कि सरकार का गठन दो स्तरों पर होता है, केंद्र राज्य स्तर पे, ये हमने अच्छे से समझा, है ना, एक समझ विकसित की इसके बारे में। अब जो लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है विविध। विविध में हम देखेंगे कि कुछ जो टॉपिक है जिसको अलग से उस पर एक समझ विकसित करना ज़्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि उसको अगर सब में मिला दिया जाए तो उसको उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे हम। इसीलिए इसको हम जब क्लास लेंगे तो इसको अलग तरीके से विविध में कुछ चीज़ों को हम रखें विविध में। ठीक है ना, किन किन चीज़ों को रखे हैं ध्यान समझिएगा। पहला है नागरिकता, ठीक है ना, जो आपको पहले बता चुके हैं, ये जो है आर्टिकल 5 to 11 तक है। दूसरा है नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जिसको बाद में, है ना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, जोड़ा गया था भारत के संविधान में। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, ये आर्टिकल 243 में है। ठीक है, आर्टिकल 243। तीसरा हम देखेंगे चुनाव आयोग, चुनाव व्यवस्था। ठीक है, तो चुनाव व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग का स्थापना करा जाता है। ठीक है, जिसमें भारत में इतने निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव की व्यवस्था करने का जो अधिकार होता है चुनाव आयोग को होता है ना। ये इसको विस्तार से देखेंगे, चुनाव आयोग के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 324 में। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, नगर पालिका बारे बता दिया आपको, चुनाव प्रक्रिया बारे बता दिया आपको, है ना, उसके बाद आपका नागरिकता बारे बता दिया। एक और जिसका हम पहले जिक्र करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम बहुत व्यापक तरीके से कवर करेंगे, केंद्र राज्य संबंध, है ना, केंद्र राज्य संबंध, जो पार्ट आपको बताए थे, इसमें पार्ट 11 और 12 में दिया हुआ है। केंद्र राज्य संबंध में हम देखेंगे बेसिकली 3 तरह से इसको बांटा गया केंद्र राज्य संबंध को। पहला जो होता है वो आपको होता है विधायी संबंध, मतलब नियम बनाने में राज्य को और केंद्र को क्या अधिकार है। दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध, यानी प्रशासन व्यवस्था में किस तरह राज्य को और केंद्र को क्या अधिकार है। और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। ठीक है, तो वित्तीय मतलब क्या होता है, आर्थिक रूप से, आर्थिक आधार पे केंद्र और राज्य को क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो विधि और प्रशासनिक है, ये भाग
11 में है, ठीक है, भाग 11 में, ठीक है। और ये जो विधीय संबंध है भाग 11 के अध्याय 1 में है, इससे पहले हम चित्र कर रहे थे 1। और ये जो प्रशासनिक संबंध है ये भाग 2 में, अध्याय 2 में है, ठीक है, अध्याय 2 में है, ठीक है। और जो वित्तीय यानी कानून बनाने, विधायी वित्तीय यानी जो आपके आर्थिक रूप से जो अधिकार है राज्य और केंद्र के बीच में, इसका जिक्र जो है वो भाग 12 में किया गया है। कितने किया गया? भाग 12 में। जैसे मान लीजिए अब ये केंद्र और राज्य के संबंध में मान लीजिए कुछ आर्टिकल आपको हम बता रहे हैं समझ को विकसित करने के लिए। देखिए आर्टिकल मान लीजिए 266, 267, 262, 263। तो देखिए आर्टिकल 266 में दिया गया है कि जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि, ठीक है, और लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि जो है ये दोनों का जिक्र 266 में करा गया है। उसी तरह 267 में क्या करा गया है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि यानी जो इमरजेंसी, मान लीजिए संसद में सरकार को कुछ फंड्स इराइज करने की जरूरत है, आकस्मिक कुछ घटना घट गई भारत में, हमारे देश में, उसके लिए एक फंड की जरूरत है, तो उस समय आकस्मिक फंड के द्वारा उसको फंडिंग की जाती है, उस व्यवस्था को बैलेंस करने के लिए, उस घटना को बैलेंस करने के लिए। तो उस जो आकस्मिक निधि की बात की गई वो 267 में की गई है। 262 में की गई है कि अगर दो राज्य में कोई नदी है और नदियों के लेकर अगर कोई विवाद है, उस विवाद के लिए एक अधिकरण की स्थापना की जाएगी, उसके निर्णय के लिए व्यवस्था की जाएगी। ये 262 में है। 263 में कहा गया है कि अगर दो राज्यों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद है, तो उसको निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा और मिल बैठकर वो लोग आपस में क्या करेंगे? उस विवाद पे उसका समाधान निकालेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक करके बहुत बारीकी से देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि आज के समय में केंद्र राज्य संबंध एक ज्वलंत मुद्दा है। आज हम देख रहे हैं कि राज्य और शासन व्यवस्था पे अपने आधिपत्य को लेके या शासन व्यवस्था को अपने अधिकार में लेने के लिए या बहुत सारे विवाद चल रहे हैं राज्य और केंद्र के आपस में, ठीक है ना, किसको? अपने अधिकारों को लेकर कि किस पे किसका अधिकार है, किस पे किसका अधिकार है ना, इन सब चीजों को लेकर कि केंद्र संबंध में उनके शक्तियों को लेकर बहुत विवाद चलते हैं, काफी चलते रहते हैं, हमेशा आप न्यूज़पेपर में कहने का मुद्दा देखेंगे। तो इसको बहुत व्यापक तरीके से हम देखेंगे, केंद्र संबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान का बहुत एक अहम अंग है। लोकतंत्र व्यवस्था को चलाने के लिए, है ना, लोकतंत्र व्यवस्था जो हमारा व्यवस्था है द्विसदनीय है, ये जो हमारा व्यवस्था है संघीय व्यवस्था है। कैसा है? संघीय, फेडरल सिस्टम हम लोग का भारत में है, यानी केंद्र में एक शक्तिशाली केंद्र होगा और उसके तहत तो क्या होंगे? बहुत सारे राज्य होंगे, जिसको उनको केंद्र को कुछ अधिकार होंगे, कुछ अधिकार राज्य को होंगे। इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसको और व्यापक से समझेंगे जब हम विशेषता पढ़ेंगे संविधान की विशेषता, उसमें आएगा कि संविधान क्या है? एक संघीय व्यवस्था है, ठीक है ना, हमारा जो देश संघीय व्यवस्था पे चलता है। तो इसका मतलब केंद्र को भी अधिकार कुछ प्राप्त है, राज्य को भी, लेकिन जब से विवाद होता है अभी जो देखे जाते हैं, इसीलिए इस शब्द को टॉपिक को हम लोग बहुत व्यापक से समझेंगे। इसकी केंद्र और राज्य में विधायी शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, प्रशासनिक शक्ति क्या है, इसको व्यापक रूप से समझेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमने क्लास देखा ये व्यापक तरीके से हमें लग रहा है कि हमने आप लोगों को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक व्यापक समझ आपको विकसित किए हैं आप लोगों के लिए, है ना, आपको समझाए हैं। एक व्यापक दायरा जो है आपको समझ में आया होगा कि संविधान क्या है, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं उसमें, है ना, क्या इंटरेस्टिंग क्लास आपको प्रोवाइड करा गया है हमारे द्वारा। तो इसको अच्छे से एक समझ विकसित हमने आपको, उम्मीद है आपको आई होगी, है ना। अच्छे से इसको समझिए और इसी सफर को हम आगे चलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपना जो अगला क्लास जो है वो प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है प्रस्तावना या प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस पॉइंट को लेकर हम आगे का जो सफर है इंडियन पॉलिटी का, इसको लेकर आगे अगले क्लास में हम यहाँ से फिर से रिकैप, फिर से पिछले चीज़ों को रिकैप करते हुए फिर से हम प्रस्तावना को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा था समझ को। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझ का टॉपिक है, कमेंट करिए, हम आपकी कोशिश करेंगे फिर से उसको करने के लिए, समझाने के लिए, है ना। लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोबारा कहेंगे, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है क्लास की, अभी के टाइम में कोरोना एज में लोगों को क्लास करने के लिए मुहैया नहीं किया जा रहा है, बहुत लोग जा नहीं पा रहे हैं, बहुत लोगों को पैसे इकोनॉमिकल इशू है ना, तो उन सबको इसका लाभ मिल सके हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग टू सक्सेस प्लेटफॉर्म का, है ना। क्योंकि यहाँ पे हर तरह के टीचर आपको बताया एवं किए जा रहे हैं। मैथ के लिए पिछले क्लास में आपने देखा, मैथ के लिए डीके सर है, जीएस के लिए हम है, और सर है, प्रकाश सर है, रीजनिंग के लिए भी एक टीचर आपको क्लियर किया जाता है। हमारी कोशिश यही है कि उन सब बच्चों जो अपनी क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नहीं कर रहे हैं, अभी एग्जाम तो हो ही रहे हैं लेकिन वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना टाइम, है ना, इंस्टीट्यूट बंद, इकोनॉमिकल इशू, है ना, तो वो यहाँ से लाभ पहुँच पाए उनके वहाँ तक। हमारा भी यही कोशिश है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें,
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, है ना। बाकी फिर आप लोग से अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ओके।